जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे और ये समाज के अंदर बहुत संशय था कि माननीय मोदी जी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में प्रचार करने आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी प्रचार करने निकले। वो डोडा क्षेत्र में गए, जम्मू क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसका माने मोदी जी चुनाव क्षेत्र में उतर आए हैं। जो पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मोदी जी को अंदाजा हो गया है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस नहीं है, लेकिन और वो विदेश यात्रा पे निकल गए हैं। लेकिन अब चलिए, सुखद संकेत है कि मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर चुनाव पे भी पहली मीटिंग उन्होंने कर ली है और हरियाणा के अंदर भी पहली मीटिंग उन्होंने कर ली है। अब देखते हैं कि मोदी जी ने जो पहला, हम लोग सोच रहे थे कि मोदी जी जब मीटिंग एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट चुनाव के बाद, तो उसमें जनता से कहेंगे क्या, मैसेजिंग क्या होगी। अब पहले डोडा की बात करते हैं। डोडा के अंदर जो उनकी मीटिंग हुई, उसमें जो मोदी जी का भाषण था वो मैंने सुना। उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी विवेचना करने के लिए कि मोदी जी आखिर करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। मोदी जी ने फिर विक्टिम कार्ड खेला, जैसे वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने संदर्भ लिया खड़गे साहब के उस स्टेटमेंट का जिसमें खड़गे साहब ने कहा था कि अगर देश की जनता 20 सीटें इंडिया गठबंधन को और दिला देती तो इंडिया गठबंधन सत्ता में आता और मोदी जी और बाकी जितने लोग हैं वो जेल के अंदर जाते। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस के नेता ऐसी बातें कह रहे हैं और मुझे जेल भेजने की और आप लोगों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अब वो जनता को तो जेल भेजने की बात खड़गे साहब ने कही नहीं थी। खड़गे साहब ने तो ये नहीं कहा था, क्योंकि कोई भी देखिए राजनीतिक दल, जैसे आज अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से छूट के आए हैं, या मनीष सिसोदिया गए हैं, या संजय सिंह गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको जेल भेजा नहीं। हाँ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इनकम टैक्स और बाकी ये आते हैं मंत्रालय के बीच में, तो मंत्री से गुड बुक्स में रहने के लिए ये सरकारी अधिकारी तोते बन जाते हैं, तोता मैना बन जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी टिप्पणी में कहा जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के केस में जमानत दी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं आज की तारीख में। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार होती, कल्पना कीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार होती और सेबी चेयरपर्सन के ऊपर जिस प्रकार के रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। पवन खेड़ा रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी बताते हैं कि चेयरपर्सन ने सेबी की आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ईसॉप भी लिया है, वहां से पेमेंट्स भी लिए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट्स लिए हैं। कभी वो बताते हैं कि वोखार्ड कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी को सेबी चेयरपर्सन के परिवार ने अपना फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है और वोखार्ड की जांच उनके सेबी कार्यालय में चल रही है। कभी वो कहते हैं पवन खेड़ा साहब की महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी सेबी चेयरपर्सन ने मोटा पैसा लिया है। हिंडलबर्ग भी बार बार आरोप लगाता है कि अडानी की कंपनी में शेल कंपनीज का मामला है, हवाला पैसे का मामला है, सेबी के नियमों का उल्लंघन है और इसकी खुली जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार अलग प्रकार की है, लेकिन दूसरी प्रकार की सरकार होती तो जांच होती। अगर जांच होती और जांच पे गलती मिलती तो जेल होती। जांच में अगर निर्दोष हैं तो आपको जेल जाने का डर क्यों होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जैसे शराब कांड नीति के मामले में जेल भेजा गया, संजय सिंह को भेजा गया, मनीष सिसोदिया को भेजा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बाद में पाया कि उन पे कोई केस नहीं बनता, इसलिए उन्हें जमानत दे दी। संजय राउत महाराष्ट्र के अंदर, उनको जेल में रखा आपने, बाहर आ गए। अनिल देशमुख को बाहर आ गए, नवाब मलिक बाहर आ गए। तो ज्यादातर ऐसे राजनीतिक लोग जिनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के वजह से जेल के अंदर रखा गया, वो जेल तो बाहर आ गए। तो निर्दोष होंगे तो जेल में बाहर आ जाएंगे, इसमें ऐसी कौन सी परेशानी की बात है? तो जनता को यह डर दिखाना, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जनता ने यह तो देखा है, अवश्य देखा है
कि लोगों पे दबाव डाला जाता है, ईडी और सीबीआई का दबाव डाला जाता है, या तो वो फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आपने देखा अघाड़ी की सरकार बढ़िया चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी को भी तोड़ा गया, और उसके बाद उन लोगों को तोड़ा गया जो कि ईडी सीबीआई के रडार पे थे। उनको दिखाया गया, डर दिखाया गया कि जेल जाओगे या पार्टी छोड़ोगे। वो पार्टी छोड़ दी उन्होंने और एक नया गठबंधन सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। वो अजीत पवार जिन पे 2 दिन पहले ही मोदी जी ने आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ के घपलेबाज हैं और ये चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। तो असल में जब आप कोई लीक डालते हैं, कोई नई प्रथा डालते हैं, तो आपको खुद अंदर से डर लगने लगता है, क्योंकि ये देखिए एक नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया का मामला है कि अगर सेबी चेयरपर्सन पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आरोप लगा रहे हैं, अगर स्विस बैंक भी अडानी की कंपनियों के पैसे को फ्रीज कर रहा है और जितना ज्यादा अडानी जी का विरोध भारतवर्ष के अंदर नहीं है उतना ज्यादा विदेश में है, तो ऐसे समय पे वो अडानी जी जिनको सरकार ने बिल्कुल बहुत अच्छा, सरकार की सारे हवाई अड्डे, बंदरगाह और सरकारी संपत्तियां औने पौने दाम पे दी हैं, अगर निष्पक्ष सरकार होती तो उसकी जांच होती, और अगर अडानी जी ने कोई दोष नहीं किया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो जांच कराने में परेशानी क्या है? जांच हो, वो निर्दोष साबित हो और उसके बाद छूट जाए। लेकिन अगर आप केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को तो जेल में डाल देते हैं केवल, और 2-2, 2.5 साल आप ट्रायल नहीं होता है। भीमा कोरेगांव का मामला है, 4-5 साल हो गए हैं, अभी तक ट्रायल ही नहीं हो पाया है, लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक प्रकार की अगर ये चीज है, और दूसरी तरफ जहां पे देश के अंदर और देश के बाहर के लोग भी आरोप लगा रहे हैं और आप जांची करने को तैयार नहीं है। आप सेबी चेयरपर्सन, जो पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक जितनी भी सेबी के चेयरपर्सन हुए हैं वो आईएएस अधिकारी होते थे, पहली बार आपने लेटरल एंट्री से आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला को सेबी का चेयरपर्सन बना दिया, और रोज आरोप लग रहे हैं और कोई जांच नहीं हो रही है। जांच हो, पता चले, और देश के निवेशकों को भी पता चले कि वो आरोपी हैं या निर्दोष हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं देखिए लोग तो जेल डालने की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से कोई ये पूछे कि आपने जो वैली है उसके अंदर 28 सीटों में अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए हैं, जो इंजीनियर रशीद हैं जिनपे देश को तोड़ने के आरोप आपने लगा के कितने सालों से जेल में रखा हुआ है, उनको इलेक्शन के पहले आपने जेल के बाहर करवा दिया है। जेल से बाहर करवा दिया है इसलिए कहा जाएगा कि हरियाणा के अंदर राम रहीम को जो बार बार पैरोल देने वाले जेलर साहब थे, वो जेलर साहब ने रिजाइन किया, उनको भारतीय जनता पार्टी में विधायक का टिकट दिया और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो समझा जा सकता है कि सरकार का कोई ना कोई प्रभाव तो है, जिसकी वजह से ये जेलर और ये अधिकारी निर्णय लेते हैं, और अब्दुल रशीद साहब को भी बेल मिल गई है और वो काम करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायदे का होगा। वो उन मुद्दों को उठाएंगे जिससे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पोलराइजेशन हो और हिंदू मुसलमान नैरेटिव चले, और जम्मू के अंदर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और कश्मीर में तो वैसे ही आप जानते हैं वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े कर करके बहुत सारे, और उनको खूब अतूत पैसा देकर उनको भी संघर्ष में लाने का प्रयास हो रहा है, जिससे एनसी कांग्रेस के गठबंधन को कम से कम सीटें मिले। लेकिन अगर आपने 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी और पत्थरबाजी वहां खत्म हो गई है, तो उसके बाद 28 सीटों पे आपने कैंडिडेट आपको क्यों नहीं मिले? वहां तो लोगों को लाइन लगा लेनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने के लिए। अच्छा, उसके बाद जेडीयू ने वहां जो चुनाव में लड़ने का फैसला किया है, जो आप ही का सहयोगी है, वो कह रहा है जो पत्थरबाजी के मामले में युवाओं को जेल के अंदर भेजा गया है, हम उनका पुनर्निरीक्षण करेंगे और देखेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसका माने वो एक ऐसा स्टैंड लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो युवाओं को एक प्रकार से पोलराइजेशन करने के लिए यूज किया गया है और उनको बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी जेल में भेजा है, उसको जेडीयू जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो उनके बात, अजीत पवार जो महाराष्ट्र के अंदर हैं वो भी इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि सारा ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चल रहा है हम इसके विरोधी हैं, और इस प्रकार से आप आइसोलेट एक समाज के लोगों को नहीं कर सकते। वो अजीत पवार जो आपके ही गठबंधन के अंदर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिन पे आपने आरोप लगाया था और जिनको अपनी पार्टी से गठबंधन करा के आपने उनको आरोप मुक्त भी कर लिया था, तो आज तो वो आनंद में है, उनके ऊपर न कोई आरोप है। और अगर वो महायुति को छोड़ के अघाड़ी की तरफ जाते हैं तो अब तो वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही तो मुझे दोष मुक्त किया है, तो अब मुझे किस आधार पे ये भ्रष्ट कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से डोडा के अंदर मोदी जी ने भाषण दिया है उससे मैसेज ये जा रहा है कि जब आदमी कोई मान लीजिए किसी चीज में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद उसके अंदर एक डर समाता है कि कहीं यही चीज मेरे साथ ना हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए, बड़े लोगों ने ये हमें हमेशा सिखाया कि अगर कोई नई लीग डालोगे जो लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध होगी तो अंत में वही बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो वो वाली चीज आप पे पलट के आएगी। तो इसलिए दूसरे को इस प्रकार से दंडित करना और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए अपने विरोधियों को डरा धमका के अपनी पार्टी में ले आना तो संभव है, क्योंकि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। वो ईडी सीबीआई आपके पास है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब जो जस्टिस हैं महोदय, वो ये टिप्पणी कर रहे हैं, इतने सालों की बात कर रहे हैं कि तोता मैना बन के ये जो जांच एजेंसीज हैं इनको काम नहीं करना चाहिए। तो जो मोदी जी ने वहां पे मैसेज दिया वो इतना कंट्राडिक्टरी मैसेज है। अच्छा, फिर परिवारवाद की बात की मोदी जी ने, फिर उन्होंने परिवारवाद की जब बात की तो उन्होंने अब्दुल्ला फैमिली की बात भी की और उन्होंने मुफ्ती सईद के भी बारे में बात की, पीडीपी के बारे में बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का महागठबंधन है, लेकिन वो खुद भूल गए कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 10 साल पहले वहां पर, तो पीडीपी अलग चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, लेकिन बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था और उसके लिए 1 महीने चर्चा चली थी और मोदी जी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बैठकें की थी और तब वो जीवित थे और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था और मोदी जी उनकी शपथ ग्रहण में भी गए थे। बाद में उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बनी थी, वही जिसके परिवारवाद के खिलाफ बात मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी शायद ये भी भूल गए कि जब अटल जी की सरकार थी तो अटल जी की सरकार में यही अब्दुल्ला फैमिली के फारूक अब्दुल्ला मिनिस्टर थे। तो जिन पे आप कश्मीर के अंदर आप खुद आरोप लगाते हैं और अपना इतिहास खुद भूल जाते हैं, इन पार्टियों के साथ आपका भी गठबंधन था। अच्छा, कांग्रेस को या राहुल गांधी को इस चीज के लिए दोष देते हैं कि 70 साल पहले ऐसा हुआ, 80 साल पहले ऐसा हुआ, तो ये 10 साल के इतिहास को तो कश्मीर के आपको देख लेना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्री गणेश हुआ है, जो बिस्मिल्लाह हुआ है कश्मीर में डोडा से माननीय मोदी जी के भाषण का, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। और अब मोदी जी के सलाहकारों को और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि जब वो भाषण देने जाएं तो ऐसी बातें न करें जिससे कंट्रडिक्शंस पैदा हो और जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। क्योंकि आज के तारीख में जो पहले मोदी जी एक एसेट हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज वो स्थिति नहीं है। तो उनकी एक एक बात को बारीकी से देखा जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का न हो, इसका ध्यान मोदी जी को भी रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।